आशा मैडम, ये लकड़ी और रस्सी लेकर कहाँ जा रही हैं? ये तो एक गतिविधि के लिए है। आज के पाठ में मैं अपनी तीसरी कक्षा के बच्चों को यह समझाना चाहती हूँ कि लंबाई और दूरी मापने के लिए मानक मापक इकाइयों की आवश्यकता क्यों होती है। अरे, ये तो बहुत रोचक लग रहा है। क्या मैं आपकी कक्षा में आकर देख सकता हूँ? जी बिल्कुल। आशा मैडम ने बच्चों को अभिवादन किया और बोली कि आज की गतिविधि के लिए मैं तुम्हें कुछ निर्देश दूंगी। बच्चों, आज हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कक्षा की लंबाई कितनी है। सायरा, तुम यह डंडा इस्तेमाल करो। सुनील, तुम रस्सी का प्रयोग करो और तुम में से कुछ अपने कदमों से नाप सकते हो। थोड़ी ही देर में कक्षा हंसी और आश्चर्य से गूंज उठती है, क्योंकि हर बच्चे का उत्तर अलग आता है। तब आशा मैडम सबको पास बुलाती हैं और चर्चा शुरू करने के लिए सवाल पूछती हैं। सुनील और सायरा को एक ही लंबाई के लिए अलग-अलग संख्या क्यों मिली? सही उत्तर कौन सा है? बच्चे अलग अलग उत्तरों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा, घर पर तो हम कभी हाथ के बालिस्त से, कभी दुपट्टे से नापते हैं। सबको समझ आ गया कि अगर मापक इकाइयां अलग हों तो समान लंबाई के माप के लिए भी अलग अलग उत्तर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैडम, मुझे यह गतिविधि देखने का अवसर देने के लिए। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? जरूर। मैडम, आप चाहती थीं कि आपके छात्र मानक मापक इकाइयों की आवश्यकता को समझें, तो फिर आपने यह गतिविधि अमानक मापक इकाइयों के माध्यम से क्यों कराई? मैंने यह गतिविधि इसलिए कराई ताकि बच्चों ने जो पहले सीखा है, उसे याद करें और नई सीख के लिए तैयार हों। इस महीने का हमारा थीम है हमारा विद्यालय। इसलिए कक्षा की लंबाई मापने से संदर्भ निर्धारित करने में मदद मिली। अच्छा, समझ गया। मैंने यह भी देखा कि आपने खुले प्रश्न पूछे ताकि बच्चे अपनी नाप जोख की कहानियां साझा करें। क्या यह प्रक्रिया सचमुच इतनी बहुचरणीय होनी जरूरी है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें जानना होगा कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। हमारा सारा पुराना ज्ञान और कौशल दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित रहता है, लेकिन कोई भी नया सीख पहले अल्पकालिक स्मृति में जाता है, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उसमें अधिक जगह नहीं होती। इसलिए कुछ नया सीखते समय आसानी से भ्रमित या बोझिल महसूस हो सकता है। लेकिन जब सीखने का कोई संदर्भ होता है, तो पहले से बने मानसिक ढांचे सक्रिय हो जाते हैं और इससे नए सीख के लिए जगह बन जाती है। अच्छा, तो इसलिए आपने पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए दो तीन चरण अपनाए। पहले एक मजेदार गतिविधि, फिर कक्षा में बातचीत, और फिर अपने अपने अनुभवों को याद करना। क्या मैंने सही समझा? हाँ, बिल्कुल। टॉपिक के हिसाब से मैं कभी कहानी सुनाती हूँ तो कभी खेल करवाती हूँ। हर महीने की योजना में जो हमारा थीम होता है, वही मुझे तय करने में मदद करता है कि संदर्भ बनाने के लिए कौन सी गतिविधि कराऊं। धन्यवाद आशा मैडम। अब मुझे समझ में आया कि संदर्भ बनाना न केवल एक मजेदार दिनचर्या है, बल्कि यह एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कई तरीकों से किया जा सकता है। संदर्भ बनाने की तैयारी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना हमेशा फायदेमंद होता है। आखिर सीखने का मजा तभी आता है जब पहले संदर्भ बने। यही तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अगर आप संदर्भ बनाने के और मजेदार तरीके जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद दिए गए पाठ को जरूर देखें।